सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आज की ये जो सीरीज़ है वो आपकी कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें ऑलरेडी आपको पता है कई सारे पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। इनके माध्यम से कई सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं और इनसे कहीं ना कहीं हमें एक बेसिक आइडिया ये लगता है कि किस तरीके के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी तक कई बच्चों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जा सकता है, और ये सीरीज जैसा कि पता है कि चंडीगढ़ पीआरटी पर विशेष फोकस करके बनाई गई है। तो आई होप कि आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे। अगर नहीं देखे इन एनी केस तो आप वो ज़रूर देखिएगा। आज के प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सतत व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मुख्य रूप से किस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जो आपका सीसी की अवधारणा है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये मतलब मेनली किसके द्वारा लाया गया है, किसकी हम इसे देन मान सकते हैं। क्या ये आपकी बच्चों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसकी देन है, या शिक्षकों के बीच कंपटीशन है उसकी देन है, अदरवाइज आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस जो बच्चे की होती है कि बच्चे ने कहीं ना कहीं शैक्षणिक स्तर पर कितनी उपलब्धि हासिल की है उसकी देन है, या समावेशी शिक्षा की देन है। तो बात करें कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की, तो नॉर्मली आप मान सकते हैं जैसे आपने अभी तक जब असेसमेंट के टाइप्स पढ़े हैं, असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने समझा होगा तो उसमें एक वर्ड देखने को मिलता है आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट का। उसके साथ ही आप समेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में भी पढ़ते हैं और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ते हैं। तो मेनली अगर बात करें आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट की या असेसमेंट फॉर लर्निंग की, तो इनमें जो बात करी गई है जिस पर मेनली फोकस किया गया है वो है आपका कंटिन्यूस जो प्रोसेस है आपकी लर्निंग की, उसको कैसे परखा जाए और बच्चे में कहाँ कैसी कमी आ रही है लर्निंग के दौरान, उसको समझ के कैसे उसको दूर किया जाए, ठीक है। तो इसलिए जो सीसी की अवधारणा है वो समावेशी शिक्षा को साथ लेके चलती है, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं समता को लेके चलती है कि जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी लर्निंग अधिगम के दौरान उसको वो चीज़ उपलब्ध कराई जाए और उसका उस हिसाब से अधिगम बेहतर से बेहतर किया जाए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। आपको ये बताना द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन क्या है। क्या कहीं ना कहीं शिक्षकों की आवश्यकता को प्रकट करना है, या फिर संशोधन एक विधि के रूप में प्रदान करना है जिसमें कहीं ना कहीं हम रेमेडियल टीचिंग या डायग्नोस्टिक ये मेथड लेके आते हैं, बच्चे की जो समस्याएं हैं उसके अधिगम के दौरान उनको दूर करने की एक आप कह सकते हैं विधि के रूप में हम इसे लेके आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन को आगे बढ़ाती है, बच्चों के अंदर कंपटीशन प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के काम आती है, या फिर छात्रों की एक विशेष गतिविधि का परीक्षण मतलब एक पर्टिकुलर एक ही एक्टिविटी को आप कहीं ना कहीं असेस करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो अगर बात करें ई वैल्यूएशन की, तो जरूरी नहीं है केवल एक एक्टिविटी ही असेस कर पाए, बाकी सारी एक्टिविटीज को छोड़ दे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी को असेस या असेसमेंट करने के लिए पर्टिकुलर एक टेस्ट, एक कहीं ना कहीं आप परीक्षण डिजाइन कर सकते हैं, तो उसका वो परीक्षण कर लेगी। लेकिन केवल और केवल एक एक्टिविटी का परीक्षण करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें और भी चीज़ असेस आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये कट जाएगा, क्योंकि आप सीसी या पढ़ते हैं उसका वर्ड का मायने ही ये है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव। मतलब कम्प्रीहेंसिव का मतलब उस क्षेत्र का विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, कई अलग अलग बच्चों के पक्षों का इवैल्यूएशन या आकलन या मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें प्रतिस्पर्धा पैदा करना, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं बनेगा। बात करें आवश्यकता, टीचर की आवश्यकता को पहचानना इवैल्यूएशन का मेन या पर्पज या उद्देश्य, तो टीचर के ऊपर फोकस नहीं है, ये मेनली है बच्चे की जो भी कहीं ना कहीं अधिगम में जो समस्याएं आ रही हैं उनको पहचानना और उनको दूर करना ही आपके आकलन या मूल्यांकन का मेनली पर्पज या उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। आपको भी बताना है सिलेबस, जो आप देखते हैं कि सिलेबस हर किसी को दिया जाता है, आपके एग्जाम का भी एक सिलेबस आता है कि इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो वो सिलेबस क्या है, एक टेक्स्ट बुक है? तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक नहीं है, आपका जो भी सिलेबस आता है वो टेक्स्ट बुक नहीं है। पहली बात, ये डूज और डोंट्स बताता है टीचर को बुक्स के बारे में, या फिर ये प्रोग्राम ऑफ स्टडी जो अध्ययन है उसका एक कार्यक्रम के रूप में आपके सामने प्रस्तुतिकरण है, या कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बच्चों आलोचना की एक किताब है। तो आलोचना की किताब के रूप में नहीं है। पहली बात, ये डूज एंड डोंट नहीं बताता है आपको। मेनली ये क्या है, एक शिक्षण या अध्ययन का स्टडी का एक प्रोग्राम है। आप इसे प्रोग्राम ऑफ स्टडी कह सकते हैं कि किस तरीके से, किस चरणबद्ध तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं गाइडेंस के रूप में एक टीचर के लिए हेल्पफुल आप कह सकते हैं होता है। तो सिलेबस इज द प्रोग्राम ऑफ स्टडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि आपको ये बताना है भारत में जो माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा योजना जो 2009-2010 में लाई गई थी, इसके पीछे किस चीज़ का कारण था मेनली लाने के पीछे या इसको शुरू करने के पीछे मेन जो मिशन था वो कौन सा था? क्या वो लिटरेट इंडिया मिशन था, साक्षर भारत मिशन था, सर्व शिक्षा अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था या कौशल भारत कार्यक्रम था? तो इसमें आपने को देखना है, पूछा गया, इसमें बोला गया है कि माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए 2009-10 में ये प्रोग्राम लाया गया। तो यहाँ से ये बात हमें समझ में आ गई, जो माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विकलांगों या दिव्यांगों बच्चों के लिए शिक्षा को बेहतर करने का जो प्रोग्राम लाया गया था वो 2009 और 2010 में लाया गया था। अब किस अभियान के तहत लाया गया था? तो मेनली हिंट आपको क्वेश्चन ही दे रहा है, माध्यमिक स्तर पर ये प्रोग्राम चलाया गया तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसका ये लक्ष्य रखा गया है वो बच्चे जो कहीं ना कहीं शिक्षा के मार्ग से वंचित रह गए हैं उनको उस शिक्षा के मार्ग में वापस लाना, उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा हम उपलब्ध करा पाएँ और मेनली उनका एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अभी तक वो बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा की भागीदारी थे ही नहीं, तो उनकी भागीदारी को बढ़ाना। और इसका लक्ष्य रखा गया था आपका 52% से एनरोलमेंट बढ़ाकर कहीं ना कहीं 75% तक लाने का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा जो शिक्षण है वो टीचिंग है, उसकी सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? अगर आप एज अ टीचर कोई मेथड अपनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके के मेथड को टीचिंग का बेस्ट मेथड कहेंगे? केवल और केवल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना तो ये नहीं होगा, हमें बच्चों को कहीं ना कहीं एक ज्ञान के भंडारण के तौर पर नहीं भर के रखना है, क्योंकि अभी तक चीज़ हम रटते आए हैं, इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, तो ऐसा हमें आगे भी कंटिन्यू नहीं करना है। उन्हें खुला स्पेस देना है उनको और उनके दिमाग को। केवल बुक से रीड कराना तो ये भी हमारा मेन टीचिंग का बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। टू सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सामग्री उपलब्ध कराएं तो ये भी नहीं। सामग्री हाँ हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री ही उपलब्ध कराना है इज़ नॉट द राइट वे टू गिव द इन्फॉर्मेशन और गिव द लर्निंग टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर बात करें डिस्कशन और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट बच्चों का बढ़ाना, ये मेनली सबसे बेस्ट मेथड होगा, क्योंकि बच्चे इसमें एक्टिव रूप में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट जब वो करेंगे तो वो कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सीखेंगे, कुछ वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग भी चीज़ें सीखने का उन्हें क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धि लब्धता, जिसे हम IQ के नाम से जानते हैं, विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगर्मा डैश क्या करता है, बढ़ाता है या घटाता है, साथ ही साथ उनके शैक्षणिक निष्पादन को जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको क्या करता है। तो अगर बात करें आप IQ के बेस से बच्चों के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं या उनमें कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं तो उनके सेल्फ स्टीम लेवल को क्या करेगा, घटाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है कि आप कहेंगे अच्छा इसका IQ अच्छा है इसलिए बेहतर प्रदर्शन कर पा रहा है, इसका IQ कम है तो इसलिए बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो उनकी कहीं ना कहीं सेल्फ स्टीम पे चोट पहुंचेगी, तो घटेगा। तो ये बढ़ने वाले तो आपके घट जाएंगे। अब बात करते हैं इससे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मेनली अगर बच्चे का IQ लेवल कुछ है तो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसकी उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं है आप उसे बहुत ज़्यादा तिल का ताड़ बना के अगर पेज करेंगे तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस उस पेज पे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं उसको प्रभावित वो एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, लेकिन जो उसका मोरल है, जो उसकी सेल्फ स्टीम है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन से शिक्षण में सहायक साधन पढ़ने, सुनने और उच्चारण जैसे कौशल बढ़ाते हैं। मतलब आपको ये बताना है किस प्रकार की आप टीचिंग मटेरियल को यूज़ करेंगे जिससे बच्चों के अंदर पढ़ने, सुनने और उच्चारण जैसी चीज़ों में कहीं ना कहीं इस तरीके के कौशल को बढ़ावा मिले। क्या वो ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स हैं, साइंटिफिक हैं, जनरल नॉलेज टीचिंग एड है या थ्योरी बेस्ड टीचिंग एड है। हम सभी जानते हैं आपका कहीं ना कहीं रीडिंग लिसनिंग का जहाँ भी चीज़ आएगी वो हमारा ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड से संबंधित होता है, ना भी उसका साइंटिफिक से लेना देना है, ना GK टीचिंग एड से लेना देना है, ना ही आपका थ्योरेटिकल बेस्ड टीचिंग मटेरियल या टीचिंग एड से लेना देना है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से आपको ये बताना है योगात्मक आकलन अनुचित है। आपको इसका रीज़न बताना है क्यों हम कहते हैं कि जो आपका समेटिव असेसमेंट है वो एक तरीके से अनुचित तौर पर देखने को मिलता है। क्या हम इसलिए कहीं ना कहीं समेटिव असेसमेंट को गलत या अनुचित कहते हैं कि वो डिसाइडिंग ऑन ग्रेड्स में केवल ग्रेड्स बनाने में निर्णय करता है, ईयर एंड असेसमेंट करता है, मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करता है, या समराइजिंग स्टूडेंट लर्निंग करता है। तो आपने अभी बात करी थी फॉर्मेटिव असेसमेंट की पीछे और साथ ही साथ समेटिव असेसमेंट के बारे में ब्रीफ किया था। तो यहाँ मेनली समेटिव असेसमेंट जो है ईयर एंड में होता है, तो यहाँ इससे संबंधित ये सही होगा आपका ऑप्शन नंबर B। डिसाइडिंग ग्रेड भी डिसाइड करता है, जब भी साल के अंत में आप परीक्षण करते हैं बच्चों का, उसमें बच्चे की ग्रेड देने का काम समेटिव असेसमेंट करता है, ईयर एंड में होता है वो भी इसका पार्ट है। समराइज करता है स्टूडेंट की लर्निंग को, ये भी इसका पार्ट है। बट जो प्रोसेस
पर ध्यान दे, वो आपका सम्मेटिव असेसमेंट नहीं होता, उसे हम कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत रखते हैं, जो कहीं ना कहीं सीसी की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। और अगर बात करें, इसी को असेसमेंट फॉर लर्निंग भी आप कहते हैं। तो इसका जो नहीं इससे जुड़ा हुआ पार्ट नहीं होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? ये अगर किससे पूछा जाए, किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आने वाला पार्ट है, जो कहीं ना कहीं प्रोसेस पर ध्यान देता है, ना कि फाइनल प्रोडक्ट पर। प्रोसेस पे ध्यान देगा तो अधगम में जो कमियां बच्चों को देखने को मिल रही हैं, जो बच्चे में आपको देख रहे हैं समस्याएं आ रही हैं अधगम के दौरान, उनको आप बेहतरीन तरीके से अगर दूर करना चाहें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के द्वारा वो इजीली चीज़ें नोट आउट हो सकती हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उनको तत्कालीन प्रभाव के कारण आप उनकी समस्या का समाधान करके उनकी लर्निंग को बेहतर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो नहीं के अनुचित आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी निम्नलिखित में से कौन सी निश्चित विशेषताएं और गुण उनके सीखने के तरीके को प्रभावित करता है। आपको ये बताना है, कहीं ना कहीं लर्निंग अफेक्ट फैक्टर से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करती हैं? क्या वो उनकी इंटेलिजेंस है? तो बिल्कुल हाँ, ये अफेक्ट करती है। साइकोलॉजिकल जो विजन है, कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजी जो मानसिक क्षमता है या मानसिक जो स्थिति है वो प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। अवेयरनेस, वो कितने अवेयर हैं चीज़ों को सीखने को लेकर, वो प्रभावित करती है। जी हाँ, बिल्कुल करेगी। लेकिन बात करें अट्रैक्शन की, तो उनका अट्रैक्शन किस ओर है, ये उनकी टीचिंग को प्रभावित कम करेगा। अगर यहाँ इंटरेस्ट होता है, एक बार उनकी रुचि आती, तो ये उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन फोर्थ वाले इसमें शामिल नहीं होगा, इसलिए आपका 1, 2 एंड 3 बनेगा। अगर यहाँ अट्रैक्शन की जगह में इंटरेस्ट लिख देते तो आपका उपरोक्त या ऑल ऑफ दी अबव आंसर बन सकता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं लर्निंग के तरीके को प्रभावित बच्चों की करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उस मूल्यांकन श्रेणी की पहचान करिए जो विद्यार्थियों को निर्देश देने के दौरान सतत प्रक्रिया प्रदान करने के लिए अधिगम प्रगति का निर्धारण करती है। तो यहाँ आपको उस कहीं ना कहीं असेसमेंट या असेसमेंट कैटेगरी को डिफाइन करना है और उसको छांटना है, जो कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोग्रेस को प्रोवाइड करेगी। क्या? कंटिन्यूस फीडबैक देने का काम। प्लानिंग, नियोजन इस चीज़ में नहीं आएगा। डायग्नोस करना, निदान करना, अभी इसमें आप कोई रेमेडियल टीचिंग नहीं दे रहे हैं, उनकी समस्या का निवारण नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं आएगा। अब सबमिटिव क्या होता है, अभी हमने डिस्कस करा, एट द एंड ऑफ द ईयर आप जो ग्रेड देने का काम करते हैं, जो फाइनल ठप्पा लगाने का काम करते हैं कि बच्चों ने ये चीज़ सीखी या नहीं सीखी, यहाँ बच्चा पास हुआ, यहाँ बच्चा पास नहीं हुआ, तो वो सबमिटिव असेसमेंट का काम है। लेकिन बात करें फॉर्मेट या औपचारिक असेसमेंट का आपका, तो यही कहीं ना कहीं आपकी जो फीडबैक देने का काम करता है, कंटिन्यूस फीडबैक देने का काम करता है कि बच्चे ने क्या सीखा। ठीक है, अगर यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट होता तो आप उसको भी चुन सकते थे, लेकिन अभी वो एज अ ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, तो जो सटीक यहाँ बैठेगा वो आपका क्या बैठेगा, फॉर्मल, औपचारिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ ऑप्शन में ये गलती हो गई है, तो आप यहाँ जो लास्ट वाला है फॉर्मल असेसमेंट, आप इसे कह सकते हैं कि इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आज के कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए। आई होप कि आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चनों को समझ के, आपको कुछ क्लियरिटी हुई होगी कि कॉन्सेप्ट को रटने से काम नहीं बनेगा। एक्चुअली में अगर आपको कॉन्सेप्ट की बारीकी नॉलेज है, तभी आप आराम से खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और इतना अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात है भी नहीं। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।